Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जीत गए वही हालात। बिल्कुल हालात क्योंकि पिछली बार चौधरी अजीत सिंह सामने थे, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए और इस बार जो हैट्रिक की बात संजय बालियान कर रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है। और 5 लाख के से ऊपर जो भी जाएगा, करीब 12 लाख का पोलिंग होगा, 18 लाख वोट है तो 65-66% में, तो उसमें जो भी 5 लाख से ऊपर ले जाएगा वो जीतेगा। भाजपा के लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण है मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भाजपा के 3 सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। तीनों यहाँ जनसभा कर चुके हैं अपनी। मोदी जी ने भले ही मेरठ की हो, लेकिन सरदना विधानसभा क्षेत्र में की। अमित शाह जी भी आ चुके हैं, योगी जी भी आ चुके हैं। योगी जी दोबारा आने के लिए भी वो हैं। तो मुजफ्फरनगर सीट भाजपा किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूँ और मुजफ्फरनगर का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। 2 बार के सांसद संजीव बालियान मैदान में हैं और इस बार उनके सामने हैं हरेंद्र मलिक। और जिस तरीके से पिछला चुनाव बिल्कुल कांटे का था, लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर क्लिफहैंगर की तरफ, यानी कि दोबारा से कांटे का चुनाव होगा। तो क्या सचमुच ये चुनाव इस तरीके का होगा? हम इस वक्त कई यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं और उनसे जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इस वक्त मुजफ्फरनगर का मिजाज। तो हमारे साथ तमाम पत्रकार हैं, इन लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हैं राकेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऋषिराज राही वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरविंद भारद्वाज जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, विनोद परासर जी हैं और अमित हैं। तो ये तमाम लोग हैं जिन्हें कहते हैं राजनीति की पल्स समझना। हम दर्शकों को इनके जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर का माहौल है क्या। तो राकेश जी, सबसे पहले आपसे, क्या है यहाँ का माहौल? क्या सचमुच इस बार मुश्किल में फंसे हैं या जैसे पिछली बार मुश्किल में फंसे थे, जीत गए, वही हालात है? बिल्कुल हालात क्योंकि पिछली बार चौधरी अजीत सिंह सामने थे, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए और इस बार जो हैट्रिक की बात संजय बालियान कर रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि थोड़ा समीकरण भी बदले हैं, चुनावी समीकरण भी बदले हैं, और क्योंकि 2 बार से लगातार सांसद थे तो थोड़ा घना जाति विरोध भी उनका देखने को मिला। तो इस बार क्योंकि सामने जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के हरेंद्र मलिक, वो अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इस बार इतना आसान नहीं है। और सीधा मुकाबला, जो मुझे लगता है सीधा मुकाबला जो है होने वाला है, और जो बसपा के प्रत्याशी हैं दारा सिंह, वो इस मामले को, इस पूरे समीकरण को त्रिकोणीय बनाने में जुटे। त्रिकोणीय बना रहे हैं बसपा। क्या आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? बिल्कुल जो राकेश जी ने कही बात में सहमत हूँ उस बात से। और इस बार चुनाव में बहुत सारी चीजें, पिछली बार अजीत सिंह से सीधा चुनाव था और सीधे चुनाव में जो संघ और भाजपा की रणनीति होती है हमेशा हिंदू वोट को एक जगह गोल बंद करनी, वो इस बार छितरी हुई है पूरी तरह से। जातीय समीकरण जो बनते रहे हैं वो इस बार बिगड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह। क्यों, कैसे जातीय समीकरण बिगड़ गए? जातीय समीकरण इसलिए बिगड़े हैं कि एक तो राजपूत समाज इस बार थोड़ा नाराजगी में है। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया, शेख जी के बसपा का कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद है इस बार, पिछली बार नहीं था। तो जितना दलित वोट था वो भाजपा के पक्ष में ज्यादातर। लेकिन पिछली बार तो बसपा उस गठबंधन के साथ थी ना। पिछली बार तो मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन था और उन्होंने सीटें छोड़ी थी। लेकिन यहाँ का दलित वोटर जो है वो हिंदू वोटर के रूप में भाजपा के प्रति ज्यादा गया था। मैं समझता हूँ 70 to 80%। इस बार वो वोटर कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है और निश्चित रूप से बसपा कैंडिडेट कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रजापति समाज से वो आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग का समाज है, उसमें अच्छी बड़ी सेंध लगाई। जो भी नुकसान करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का करने वाले हैं। तो इससे जो है सारे चुनावी समीकरण इस बार बदले हुए हैं और ये त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो इसका सारा नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को होने वाला है, मेरा ये मानना है। और मुसलमान एक तरफा ही करेगा। मुस्लिम तो इस बार निश्चित रूप से एक तरफा हमेशा से करता रहा है, जब से दंगों की स्थिति पैदा हुई है। बसपा और सपा दोनों अलग अलग हैं, तो क्या मुस्लिम वोट एक तरफा ही जाएगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ करना ज्यादा आसान है।
इसलिए कि एक तो समाजवादी पार्टी के प्रति उसकी पहले से सिंपैथी रही है। दूसरा इस बार जो बड़ा फैक्टर वो ये है कि हमारे पास में 2 सीटें लगती हैं, कैराना, वहाँ से इकरा हसन चुनाव मैदान में है, और दूसरे सहारनपुर गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव में। तो वो एक बड़ा चेहरा है, उनका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ मुस्लिम वोटर पे पड़ेगा। अब वो अगर वोटर उस धारा में बहता है तो निश्चित रूप से वो हरेंद्र मलिक के पास जाएगा। और अब बात यह है कि हरेंद्र मलिक जो है दूसरे कास्ट की कितनी वोट ले पाते हैं। लेकिन ले रहे हैं साहब सबका। नहीं, डेफिनेटली लेंगे। ठीक। इवन जहाँ तक की जो जाट वोट जिसको बेस बना के अभी तक बीजेपी चलती रही वेस्ट यूपी में, तमाम चीजें, चाहे उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष समय है, उपराष्ट्रपति हैं, और तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने जाटों के जो है बड़े पदों पे रखा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं मानता हूँ कि 30 to 40% तक भी बीजेपी का जो वोट जाट का वो जा सकता है। उसका नुकसान भाजपा को होना है। नहीं, वो तो पिछले बार भी जाट वोट था। खैर, अब हम जरा बात कर लेते हैं अरविंद भारद्वाज जी से। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है, क्या है यहाँ का माहौल, क्या है मूड? देखिए, मुजफ्फरनगर का जो चुनाव है इस बार रिकॉर्ड बनाने वाला है। रिकॉर्ड इस वजह से बनेगा कि आज तक यहाँ कोई 3 बार नहीं जीता। अगर संजीव बालियान जीतते हैं तो रिकॉर्ड बनेगा कि तीसरी बार लगातार जीते। और हरेंद्र मलिक जीतते हैं सपा के तो भी रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि आज तक विपक्ष का कोई जाट प्रत्याशी यहाँ जीत नहीं पाया। केवल भाजपा से ही जाट प्रत्याशी जीतता है। यहाँ चौधरी अजीत सिंह भी हार गए, चौधरी चरण सिंह भी हारे थे, अनुराधा चौधरी भी हारी थी। तो इसलिए एक तो ये है कि रिकॉर्ड बनेगा, जीते कोई रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन जीतेगा कौन? अब ये बात है कि संजीव बालियान जी 10 साल से एमपी हैं, लेकिन उनकी एंटी कम्बेंसी बहुत है। भाजपा की नहीं है वो, केवल संजीव बालियान जी की है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी के कार्यकाल में मिलते हुए 4 चुनाव बड़े जो हैं वो मुद्दा बने हुए हैं। तो सुरेश राणा की हार, संगीत सोम की हार, इसके लिए केवल जाट मतदाता ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। संगीत सोम हारे, जाट बूथों पे उन्हें वोट कम मिला। सुरेश राणा हारे, जाट बूथों पे वोट कम मिला। खतौली का उपचुनाव हुआ, केवल विक्रम सैनी जाट वोट न देने की वजह से हारे। इसके अलावा सपना कश्यप के बारे में ये माना जाता है कि भाई उतने जाट संजीव बालियान अपनी जरथावल विधानसभा सीट, उनकी घर की सीट है, उसे नहीं दिला पाए पंकज मलिक के खिलाफ, जिससे वो हार गई। तो ये 4 चुनाव जो हैं ये फैक्टर बने हुए हैं इन 4 चुनाव की हार। और इसी से राजपूत नाराज है, क्योंकि दोनों बड़े राजपूत नेता जो 2013 के दंगों में रासुका में गए थे, संगीत सोम और सुरेश राणा, दोनों चुनाव हार गए। और केवल इस वजह से हार गए कि उन्हें जाट वोट नहीं मिला। तो जाट वोट नहीं मिला या संगीत सोम ने मदद नहीं, संजीव बालियान ने मदद नहीं की, दोनों एक चीज है या अलग अलग है? संजीव बालियान ने तो मदद की, खूब की, लेकिन वो दिला नहीं पाए। तो ये गया कि अगर ये चाहते तो दिला सकते थे। तो अब वो यही बात है कि वो कह रहे कि जाट जब पलट जाता है, जब उन्हें जरूरत होती है, जब तो हमें हमारे से सबसे लेना चाहते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो जब ये अपनी मर्जी से वोट देते हैं। तो ये मुद्दा बहुत जबरदस्त बना हुआ है। यही संजीव बालियान के विरोध का कारण है। अगर हारते हैं तो यही कारण उनकी हार का बनेगा। हालांकि अभी भी भाजपा पे बहुत वोट है, और 5 लाख के से ऊपर जो भी जाएगा, करीब 12 लाख का पोलिंग होगा। 18 लाख वोट है, तो 65-66% में, तो उसमें जो भी 5 लाख से ऊपर ले जाएगा वो जीतेगा। तो अभी भी भाजपा पे हैं इतने वोट, लेकिन अभी 15 दिन बचे हुए हैं, लगभग 2 हफ्ते। तो उसमें क्या स्थिति बनती है ये बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो बहुत नेक टू नेक फाइट है। सर, क्या जो लोग कह रहे हैं कि एकदम से नाराजगी दूसरे जातियों में हो चुकी है, कि भाई वो इतने नाराज हैं कि वो संजीव बालियान को हरा सकते हैं, हरा के दम देंगे, आपको भी लगता है ये स्थिति है? हाँ, ये स्थिति तो है। और मेरे ख्याल से तो वरिष्ठ साथी जो मेरे कह रहे हैं वो तो सब है ही सही, लेकिन जाट यहाँ पर किसी दल से नहीं होता। ये अपने आदमी को देख के वोट देते हैं, और इसी से इन समाज, ठाकुर समाज और त्यागी समाज की नहीं, अन्य समाजों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। यहाँ पर चेयरमैनी के चुनाव में भी जो है यही स्थिति बनी है कई बार, कि वो जाट जाट ही है,
जाट के अलावा वो कुछ नहीं है। अपने आदमी को वो समर्थन करता है, अपने आदमी को वोट देता है, इस बात से भी अन्य लोगों में वो है। और ऐसे में अगर तीसरा जो हमारा प्रत्याशी है वो भी इसका फायदा उठा के ले जा तो कोई वो नहीं। बहुत लोगों को ये भी वो है कि भाई जाट इधर भी जाट है, इधर भी जाट है, और तीसरा जो है एक पिछड़े समाज से जो है व्यक्ति है, तो अगर उसको इस तरह से वो कर दिया जाए तो अगर उस अपने आप, क्योंकि वो दलित, वो अभी वो मायावती आने वाली है यहाँ पर, तो आने वाले उसके बाद में जो है दलित वोट का जो है वो होगा। और अगर दारा सिंह इस बात को दिखा पाए कि मेरे पास ये चीज है, तो मुस्लिम वेट एंड वॉच कर रहा है, वो उसके साथ जाएगा जो भाजपा को हराएगा। खैर वो तो हर बार उनका वोटिंग का ट्रेंड ऐसे ही होता है। लेकिन अमित, आपको क्या लग रहा है, जो सारे लोगों ने कहा वही इस वक्त ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कुछ इससे अलग भी है? जो मेरे वरिष्ठ साथी है जिन्होंने बताया है, बिल्कुल मुजफ्फरनगर में ऐसे ही माहौल चल रहा है सीटों को लेकर। और जय मतलब सज्जू बालियान जैसा जय व्यक्तिगत नाराजगी है लोगों को, भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, तो यही है। हमारे साथ राशिद खान जी हैं। तो राशिद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या है इस बार आपके नजर में मुजफ्फरनगर का चुनाव कैसा होने वाला है? देखिए, अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें और तो फिलहाल थोड़ा सा जो है ट्रेंड हल्का सा मुझे चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में चौधरी अजीत सिंह ने गठबंधन प्रत्याशी की ओर से जो है इलेक्शन लड़ा था और उनका सिंबल भी वही नल का ही था। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है, जो वोटर्स है, उन्हें एक तरीके से बिल्कुल जाट प्रत्याशी माना। और यहाँ थोड़ा सा मुजफ्फरनगर का ट्रेंड यह है कि एंटी जाट जाता है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है, तो पूरा बैकवर्ड कास्ट जो था उनके अगेंस्ट चला गया। लेकिन इस बार हल्की सी बदलाव ये हुआ कि जब से रालोद जो है एनडीए में शामिल हुआ है, तो जो आज जो संजीव बालियान जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक तरीके से उनकी जो तस्वीर हो गई है वो जाट प्रत्याशी की हो गई। तो जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, खासतौर से जैसे सैनी समाज है, तो वो मुझे लगता है कि शायद वो उनके अगेंस्ट जाएगा। और मुजफ्फरनगर में जैसे 6 विधानसभा सीट्स हैं, तो उसमें 2 गुर्जर हैं, सैनी कोई नहीं है। तो सैनी को गुर्जर ने हराया है खतौली में उपचुनाव में। तो सैनी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेके भी एक खलिश है, और सपा ने बिजनौर में सैनी को टिकट दिया है। तो जो सैनी वोटर है, तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। और अभी जैसे कुछ हालात गुजरे हैं जिसमें जो ठाकुर समाज है उसने भी डॉक्टर संजीव बालियान की कहीं ना कहीं मुखालफत की है। तो फिलहाल जो ट्रेंड है, मतलब चाहे वो माइनर स्टेज पर हो, वो थोड़ा सा संजीव बालियान जी के मुखालफत में। बाकी वोट भाजपा का बहुत है, तो इलेक्शन के बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन जो वोट डाल रहे, अगर जाट संजीव बालियान जाट हैं, तो हरन मलिक भी तो जाट ही हैं। अगर जो जाट से नाराज है, क्या वो गठबंधन को वोट करेगा, या जो जाट से नाराज है वो बसपा की ओर चला जाएगा? नहीं, ऐसा है ना, मैंने बताया ना कि जो है पिछली बार जो है चौधरी अजीत सिंह के अगेंस्ट जो है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट गया था। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट है, जो जाट कैंडिडेट माना जा रहा है, वो संजीव बालियान माना जा रहा है। पिछली बार जाट कैंडिडेट संजीव बालियान को भाजपा प्रत्याशी की तरीके से वोट किया था। इस बार जो जाट कैंडिडेट है वो संजीव बालियान है। तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, उनके दिल में कहीं ना कहीं गुस्सा है रालोद को साथ लेने से। राकेश जी, ये सब चीजें एक तरफ, क्या इस बार ये सही में 2 लोगों के बीच का चुनाव हो गया है? मोदी योगी गायब हो गए हैं पूरी तरीके से? नहीं, गांव में तो क्योंकि हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, तो गांव में तो भी मोदी योगी मुद्दा है और उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। तो मोदी योगी जब मगर मुद्दा है, तो फिर जाति भी तो मुद्दा है। ये कुछ तमाम जातियों में नहीं है मुद्दा है, कुछ विशेष जातियों में। और ऐसे नहीं कि तमाम एक जाति वो एंटी है संजीव बालियान के या एक पक्ष में है, तो कुछ हर जाति में मत विभाजन है, और उसमें तमाम लोग हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विरोध में। लेकिन हम कुछ देर पहले आज जब कैंडिडेट से बात कर रहे थे दोनों से, तो हरिंद मलिक का मानना है कि यहाँ पे सपा और बीजेपी की लड़ाई नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब सीधे हरिंद वर्सेज बालियान की हो गई है, संजीव की हो गई है। आपको लगता है कि जनता में भी यही फीलिंग है, या जनता में अभी भी योगी मोदी वाला मामला है? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की बात है, मोदी और योगी का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है।
और ये निश्चित है कि जो एक बड़ा समाज है वो इस फैक्टर के पक्ष में है कहीं ना कहीं, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे स्थितियां बन रही है वो थोड़ी विकट हैं। और विकट इसलिए है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है, और त्रिकोणीय मुकाबले में जो तीसरा फैक्टर जिसको आप अभी कम करके आंक रहे हैं बसपा का, वो फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका नहीं, मैं नहीं कम करके आंक रहा, मैं लगातार चूंकि 2 चुनाव से देख रहा था कि आमने सामने की लड़ाई बन रही थी, और पिछली बार मायावती उस तरफ समर्थन में भी थी। तो इस बार आपको लग रहा है कि इस बार बसपा अलग से है और बसपा एकदम से त्रिकोणीय संघर्ष कर देगी? देखिए, बसपा का जो वोटर है, कोर वोटर है, वो दलित और पिछड़े वर्ग का वोटर है। वो वोटर पिछली बार, क्योंकि अजीत सिंह सामने थे, अजीत सिंह को हराने के लिए उसने भाजपा को वोट किया था। इस बार वो वोटर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिखरेगा और वो बसपा के साथ जाएगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर कोई बहुत मिराकिल हो सकता है ये, कि अगर वो वोट इधर चला जाता है, और जैसी ये भी बात कही गई कि अगर मुस्लिम वोटर को ये लगता है कि संजीव बालियान को हराने वाला कैंडिडेट दारा सिंह है, हरेंद्र मलिक नहीं है, तो वो सारी बाजी पलट सकता है। अगर इस पर मैं जरा पूछ लूं, राशिद खान जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, आपको लगता है कि मुसलमान वोटर शिफ्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा है, अगर हम पिछले इलेक्शंस का ट्रेंड देखें तो बसपा के साथ मुसलमान कतई नहीं जा रहा है। खासतौर से हमने मुजफ्फरनगर में जैसे देखा, तो 2017 के विधानसभा इलेक्शन के बाद से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। 2017 के इलेक्शन में जो है नवाजिश आलम खान जो है मीरापुर से इलेक्शन लड़े थे बसपा से, तो उन्हें मुसलमान ने बिल्कुल वोट कास्ट नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि जो मुस्लिम है वो इधर जाएगा, जबकि ये सब हवा जो चल रही है, हर वोटर को इसका अंदाजा है कि उधर जो है ठाकुर कुछ हंगामा कर रहा है, उधर कुछ थोड़ा बहुत पिछड़ा कहीं ना कहीं नाराज है, और वो ये भी जानता है कि कुछ यानी प्रजापति समाज और जो दलित है वो बसपा में जा रहा है, तो वो जानता है कि इस पोजीशन में त्रिकोण मुकाबले में हरिंदर मलिक निकल सकते हैं, तो उनसे कटेगा नहीं। अच्छा, उनको लग रहा है कि चूंकि त्रिकोणीय मुकाबले में दलित और जो ओबीसी की जो जातियां हैं वो हरिंदर मलिक के साथ, वो बसपा के साथ जा सकती हैं, इसलिए मुसलमान और एकजुट होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल एकजुट रहेगा, बिल्कुल, जो मुझे लगता है। सही में मोदी योगी का कम से कम मुजफ्फरनगर का माहौल क्या देखते हैं आप? दरअसल भाजपा के लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण है मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भाजपा के 3 सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। तीनों यहाँ जनसभा कर चुके हैं अपनी। मोदी जी ने भले ही मेरठ की हो, लेकिन सरदना विधानसभा क्षेत्र में की। अमित शाह जी भी आ चुके, योगी जी भी आ चुके, योगी जी दोबारा आने के लिए भी वो हैं। तो मुजफ्फरनगर सीट भाजपा किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती, इसलिए पूरी ताकत भाजपा नेतृत्व ने यहाँ लगाई हुई है। हालांकि फिलहाल हरेंद्र मलिक ही हैं जो इसे हरेंद्र मलिक वर्सेस संजीव बालियान बनाने में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर इसमें लगा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जो भाजपा प्रत्याशी को हो रहा है, वो उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के पैरेलल एक अपनी टीम खड़ी की थी, उससे भाजपा कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में रोष था। वो टीम अपना पैरेलल काम कर रही, भाजपा अपना पैरेलल काम कर रही, दोनों में तालमेल नहीं है। हालांकि लोकदल ने तालमेल बनाया है, भाजपा ने लोकदल से अध्यक्षता भी कराई, वो भी की, लेकिन कहीं ना कहीं लोकदल का जो समर्थक वोटर है उसके मन में यह है कि पिछली बार संजीव बालियान ने अजीत सिंह जी को हराया था, तो उस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान जो जाट। हालांकि ये जो जयंत चौधरी जी आए थे अमित शाह के साथ, उन्होंने बहुत बड़े मन से संजीव बालियान के पक्ष में बहुत कुछ कहा, तो उसका थोड़ा असर भी देखने को मिला। अमित शाह जी की रैली के बाद से ही यहाँ थोड़ी स्थिति भाजपा की ठीक ठाक सुधरी है। तो ऐसा है, मोदी योगी और इन्हें नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। महिलाओं में ये है, महिला वोटरों ने पिछली बार भी भाजपा की लाज 2022 में बचाई थी, और मुझे लगे इस बार भी महिला वोटर अगर ठीक ठाक निकली तो चुनाव भाजपा के उसमें रहेगा, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है, बस ये है। फाइट तो मुजफ्फरनगर की तगड़ी ही होती है, फोटो फिनिश ही होता है। 2014 में तो एक तरफा था, खैर वो जो आप देखेंगे तो दंगों का ये था। आपको भी ऐसा ही लगता है कि मोदी योगी का से ज्यादा इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पर्सनालिटी का ये टकराव है? यहाँ लोकल में जो है सब लोगों का इस तरह से वो है, अधिकांश लोग ये मान के चलते हैं कि भाई ये सीट हार जीत में इससे कुछ नहीं हो रहा, आवेगा तो ऊपर मोदी, इसलिए वोट मोदी के खिलाफ भी यहाँ कर सकता है। हाँ, यहाँ कर सकता है, कोई वो नहीं है, व्यक्ति की नाराजगी के चलते ऐसा भी हो सकता है। क्या लगता है? नहीं,
ये मोदी योगी का क्या है यहाँ पे मोदी फैक्टर? का फैक्टर है यहाँ पे, हाँ। क्योंकि महिलाएं जो नारी शक्ति जो सम्मान मिला है, ये महिला सुरक्षा जो बढ़ी है, तो उसे लेके जो महिला वर्ग जो है वो मोदी और योगी को ही वोट करते हैं। आपसे राशि जी एक और सवाल है, क्या जो बीजेपी कहती है कि भाई राशन बीजेपी कह रही है मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्या कोई ये फैक्टर कहीं है उस बिरादरी में, समाज में कि नहीं है? देखिए थोड़ा या लॉ एंड ऑर्डर? हाँ देखिए, डाइल्यूशन तो है। मुस्लिम्स जो है जो बहुत ही निचले तबके का मुसलमान है और वो जाहिर सी बात है कि वो राशन ले रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं एहसास तो है। तो वो कुछ थोड़ी बहुत जो ट्रेंड आते हैं हमेशा, जैसे हमारे मुजफ्फरनगर से लास्ट इलेक्शन सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है कपिल देव अग्रवाल जी ने लड़ा, तो मैंने खुद देखा कि जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ थे वहाँ कमल के वोट निकले, तो करीब 5, 5.5, 6 हज़ार वोट, मैंने खुद एक गैस अंदाजा किया तो 5-6 हज़ार वोट तो उनके निकले। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो असर पड़ता है। अब देखिए 5 विधानसभाओं का इलेक्शन है, तो एक विधानसभा मैंने देखा 3-4 हज़ार वोट, 5 हज़ार वोट जो थे उनके थे, तो मैंने अदर्स तो नहीं देखा, लेकिन मैंने इस ट्रेंड को थोड़ा सा पहचाना है कि अगर कहीं और अदर विधानसभाओं में भी जब ये चीजें मतलब इलेक्शन होगा और वो सारी काउंटिंग हो जाएगी, अगर हम उसको थोड़ा सा अंदाजा करें तो 3-4 हज़ार वोट, 3 हज़ार वोट, 4 हज़ार वोट भाजपा के कैंडिडेट के फेवर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी निकलेगा जरूर, लेकिन बस वो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है जो मुझे लगता है। ठीक है, अब सबसे अहम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जो मुद्दा होता है वो है लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर का जब मुद्दा आता है तो तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। और चाहे 2022 के चुनाव को देख लें विधानसभा के, या फिर उसके पहले 2014 से आप पार्लियामेंट के चुनाव को देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुद्दा अगर कुछ है तो वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सभा में इस मुद्दे को बिल्कुल अलग अलग तरीके से नए अंदाज में उठाते रहे। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा इस बार रहेगा या नहीं रहेगा, या वोटिंग के समय लोगों के जहन में ये बात आएगी या नहीं आएगी, या जाति, पर्सनालिटी, या जो आप नाराजगी की बात कर रहे हैं वो पहले होगा या लॉ एंड ऑर्डर पहले होगा? देखिए अभिषेक जी, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि गांव देहात के लोग, आप भी जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो गांव के लोग चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, खासतौर से बुजुर्ग में इस बात को लेकर बहुत बड़ी बात है कि हम सुरक्षित हैं। पहले हम गली में, सड़क पर, ट्वेल पर हमारे लिए जाना बड़ा असुरक्षित माहौल था, लेकिन अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बातचीत में खुलकर बोलते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था ना पहले थी ना आगे होगी। आपको क्या लगता है ये मुद्दा सबसे पहले होगा या जो ये प्रत्याशियों के ऊपर ही हावी नहीं होगा? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और उसने बहुत बड़ा काम किया है। इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस क्षेत्र में कभी हम मानते थे कि गन्ने जैसे बड़ा होता था तो तमाम अपहरण और फिरौती वसूल करने वाली स्थिति बिल्कुल खत्म है। कानून व्यवस्था को लेके एक बड़ा फैक्टर रहा है और ये भाजपा के पक्ष में जाता है। ये निश्चित रूप से हर उस आदमी को प्रभावित करेगा जो इससे कभी जूझता रहा है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं मानता हूँ वो ये है कि इस शहर में, इस जिले में हमने ये भी देखा है कि छोटी छोटी घटनाएं सांप्रदायिक रूप ले रही थी, छोटी छोटी क्राइम की घटनाएं, जैसे मान ली साइकिल आपस में टकरा गई तो सांप्रदायिक मुद्दा बन गया, वो छोटा सा कोई घटना हो गई वो सांप्रदायिक मुद्दा बन गया। ये सारी चीजें गौण हो गई हैं। इसलिए जो हिंदू वोटर है उसके दिमाग में एक ये बड़ा फैक्टर है कि भाजपा की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो काम किए हैं इस तरह के, जिससे ये सांप्रदायिक जो माहौल बनता था वो खत्म हो गया लगभग। नहीं तो जब वोटर वोट करने जाएगा तो ये देखेगा या फिर वो जाति और उसका ही मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल, जो जनरल वोटर है उसके दिमाग में निश्चित रूप से मुद्दा होगा और निश्चित रूप से वो भाजपा को प्रायोरिटी देगा। लेकिन जो फैक्टर जो जाति वाला है वो अलग तरह की चीज है। तो वोट तो कहीं एक ही मुद्दे पे हो, वोट तो एक ही दबना है, जनरल वोट तो एक ही दबना है, या तो वो 2014 से पहले मुजफ्फरनगर कई बार अखबार भी और आप सब भी क्राइम कैपिटल के रूप में रिपोर्ट करते थे। आज की तारीख में ये प्राइम कैपिटल है वेस्ट यूपी की। बहुत विकास भी बहुत जबरदस्त हुआ, खाली लैंड ऑर्डर ही नहीं, विकास भी हुआ। 4 नेशनल हाईवे निकल गए, पहले एक ही था ये दिल्ली देहरादून वाला, तो इसके अलावा नहीं तो पानीपत खटीमा भी, मेरठ करनाल भी, ये कई हाईवे हो गए। नए नए उद्योग भी लगे। मुझे याद है कि जब हमने 20 साल पहले एक रिपोर्ट की थी कि आईसीआईसी बैंक ने तय कर लिया था कि मुजफ्फरनगर में अपनी ब्रांच नहीं खोलेंगे क्राइम की वजह से, लूट फूट हो गई थी इनकी, तो फिर बाद में सब
तो स्थिति तो बहुत सुधरी क्राइम कैपिटल की, और प्राइम कैपिटल बनी तो ये मुद्दा तो निश्चित रूप से ये तो वोट के समय वो मुद्दा है। महिलाओं के मन में जरूर है, ये महिलाओं के मन में जरूर है। और राम मंदिर का भी अब मुद्दा पुरुषों के रहेगा। मन में, पुरुषों के मन में ज्यादातर मुखर जो है जातिवाद का ज्यादा है, बिरादरीवाद, जातिवाद जो मुखर होकर बोल रहे हैं। हालांकि भाजपा का वोटर कभी बोलता नहीं, जाके चुपचाप वोट दे के आता है। तो वो जो साइलेंट वोटर है उसी पे भाजपा की बड़ी बड़ी जीत पहले भी होती रही। अगर वो साइलेंट वोटर इस बार भी वोट कर गया तो फिर कोई परेशानी नहीं। साइलेंट वोटर है अभिषेक जी, मैं एक चीज कहूंगा कि जो जनरल वोटर है, नहीं, जनरल नहीं, साइलेंट वोटर जनरल हिंदू, वो साइलेंट ही वोटर होता है। वो कभी बोलता नहीं है, कभी इस तरह की चीजें नहीं करता है, किसी नारेबाजी में फंसता नहीं है। वो उसको जाना है, वोट करना है, मोदी के नाम पे करे, योगी के नाम पे, कमल के नाम पे करे, संजीव बालियान के, किसी भी नाम पे करे, वो उसको भाजपा को वोट देना है, उसको कोई मैटर ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो डेवलपमेंट, जैसे अरविंद जी ने कहा, निश्चित रूप से डेवलपमेंट के जो रूप हमने अभी पिछले 5, 7, 10 साल में देखे, इससे पहले कभी नहीं थे यहाँ। आज विकास भी है, तमाम तरह का इंडस्ट्री का, हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं, जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ का उद्योगपति वर्ग है, कई सारी समस्याओं, जीएसटी को लेके, तमाम चीजों को लेके, उसके अंदर जो भाजपा का कोर वोटर जिसको माना जाता है, उसके अंदर एक नाराजगी है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उसका दूसरी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा समर्थन मिलने से छुट्टी मिल गई उसे। आपको भी लगता है कि वह वोट करने जब जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा या जो जातियों के मतभेद हैं, जातियों की नाराजगी है, ये देखेगा? जो मेरे वरिष्ठ साथी बता रहे हैं उसमें आधी आबादी की यही स्थिति है। आज सुबह की बात मैं बताऊं आपको, मैं बेटी को लेकर मंडी जा रहा था। मैंने कहा बेटा अब की बार तो मोदी का इलाज करवाना ही पड़ेगा। मेरे को पापा देखो सुनो एक बात, आप कुछ भी कहो लेकिन जो बेटियों की सड़क पे 10 बजे के बाद भी जो आराम से निकल रही है, ये एक अलग चीज है। महंगाई बाकी मुद्दे अलग हो सकते हैं, ये हो सकता है कि पेट्रोल मेरा महंगा हो रहा है, मेरी पढ़ाई महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, लेकिन ये सुरक्षा का जो वो है, इस पे हम तो मोदी योगी से सहमत है। आपका क्या कहना है? सुरक्षा का मुद्दा है। वोट किस पर जाएगा? सुरक्षा पे जाएगा या फिर मैं बता रहा हूँ आपको, 2013 से पहले, हाँ। 2013 से पहले मेरा गांव पड़ता है कलपुक छल्ली। कानून व्यवस्था बहुत खराब थी 2014 से पहले। मेहमान कोई आता था तो फोन करके कहता था भाई मुजफ्फरनगर आ गया हूँ मैं, मुझे आके ले जाओ। अगर कोई नहीं आया तो मेहमान वापस चला जाता था। आज स्थिति बदल गई है। आज मेहमान जो है रात के 11 बजे, 12 बजे भी, 9 बजे भी आ सकता है। तो फिर जब वोट दबाने जाएगा वोटर तो उसको याद रहेगा या अभी की जो हालात हैं कि भाई? बिल्कुल याद रहेगा उसे, कानून व्यवस्था याद रहेगी। कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। क्या कहेंगे आप राशिद जी? देखिए, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वाकई निश्चित तौर से सुधरी है, और जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मुस्लिम वर्ग में भी ऐसा मानना है क्या? देखिए, मेरा गांव है यहाँ हैबतपुर बट्टा, तो 6 बजे के बाद यहाँ से अगर कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है तो जाता था, लेकिन और बाइक से या बस से कोई जाने की जरूरत करता नहीं था, क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर गांव था, भट्टे पे उतरते थे। आज की तारीख में वहां भट्टे के बाहर जो है शोरूम खुल गए। तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था में तो बदलाव आया है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वोटर कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी देगा या किसी और चीज को। चलिए, यही मेरा सवाल भी है कि अब लास्ट में कि एक लाइन में छोटे आंसर दीजिएगा कि वोटर के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगा और आपके हिसाब से कौन जीतेगा? देखिए, हमारे मुजफ्फरनगर में वोटर के लिए प्रायोरिटी हमेशा जो मेन मुद्दा बनता रहा वो दंगे के बाद से हिंदू मुस्लिम है, लेकिन चूंकि आपके कोई यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है जो और वोटर है भाजपा का वो तो हमेशा से उसी पे जा रहा है, लेकिन जातीय समीकरण जरूर थोड़े बहुत बदलेंगे जरूर। चलिए, कौन जीतेगा? संजीव बालियान जी जीत सकते हैं। आपकी नजर में इस बार कौन जीतेगा? अभी ये कहना तो देखो जल्दबाजी होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ मुकाबला मजबूत और तिकोनिया होने की संभावना मुझे लगता है। सर, आपके हिसाब से कौन जीता? हार जीत का अंतर जैसे पिछली बार रहा था 6-7 हजार का, लगभग इतना ही रहने की उम्मीद है। मुकाबला बहुत जीतेगा कौन? उम्मीद तो संजीव बालियान की लग रही, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, प्रदेश में भी है और थोड़ा वो भी है, लेकिन उम्मीद तो इन्हीं की लग रही है, लेकिन मुकाबला बहुत कठिन है। सर, आप क्या कहेंगे, किसकी जीत होगी? मेरा भी मानना बहुत कुछ ये है कि क्योंकि वोटर जिस तरह का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, उससे ये लगता है कि अगर वोटर विभाजित होता है तमाम तरीके से, तो कहीं ना कहीं एज वो बीजेपी को मिल सकता है। और संजीव बालियान को, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके पक्ष में भी जाती हैं,
तो वो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने वाली आखिर में बिल्कुल, आखिर में आप ही से सवाल है, कौन जीत रहा है बता दीजिए। देखिए अभी ये कहना मुश्किल, हाँ, कांटे का मुकाबला है। हाँ। और क्योंकि 2 बार से सांसद रहे हैं संजीव बल्ले, विनर कैंडिडेट उन्हें मान के लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी वोटिंग में समय है, 12-13 दिन का समय है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि चुनाव का वोट जो है किस करवट बैठेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की सियासत समझा दी। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पूरा ग्रुप था जिसने इस मुजफ्फरनगर की जमीनी सियासी हकीकत क्या है इसे बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। अभी चुनाव में वक्त है और चुनाव पलटने में घंटों का भी वक्त नहीं लगता। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर।